इस वीडियो में हम गेम ऑफ फ्लैग्स देखेंगे। ये एक तरह का क्विज है जिसमें आप किसी भी कंट्री के फ्लैग को देख के गेस करेंगे कि ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है और उस तरह से आपका स्कोर बढ़ेगा। तो एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन हम बनाएंगे सिंपल रिएक्ट हुक्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले टर्मिनल में मैं npx create react app कमांड से एक नया प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं एक पर्टिकुलर साइट पे जा रहा हूँ। गिटहब पे आपको फ्लैग आइकन CSS नाम से एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा जहाँ आपको CSS मिलेगी सारे फ्लैग्स की, वरना फ्लैग्स के आइकन्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये CSS है, मैं अभी इसको रॉ में ओपन करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो होपफुली ये मेरे को सारे फ्लैग्स दिखा देगी। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ उसी प्रोजेक्ट फोल्डर में जो हमने क्रिएट किया था। तो फ्लैग CSS यहाँ पे एक नई फाइल और उसमें मैं ये पेस्ट कर दूंगा। तो ये तो हो गए फ्लैग्स। इसके अलावा ISO कंट्रीज विद रीजन कोड्स नाम से एक गिटहब रिपोजिटरी होगी, इसको आप सर्च कर लीजिए। इसमें आपको ये कंट्री कोड मिल जाएंगे। ये इसलिए चाहिए आपको क्योंकि उस CSS में इन कंट्री कोड से ही आप कंट्रीज का पिक्चर क्रिएट कर सकते हो या उनके फ्लैग का पिक्चर। तो यहाँ slim2 नाम से फोल्डर होगा जिसमें आपको एक जेसन मिल जाएगा जो काफ़ी आपके मतलब का है, क्योंकि इसमें कंट्री का नेम भी है और कंट्री कोड भी है। यही दोनों चीज़ें अभी हमको चाहिए, कंट्री कोड जिससे कि मैं पर्टिकुलर फ्लैग आइकन बना सकूं, और कंट्री का नेम क्योंकि वो हम गेम में यूज़ करेंगे। तो nations.js नाम से एक अलग फाइल मैं बना लेता हूँ, उसमें मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये काफ़ी लंबा जेसन होगा। इसको आप व्यू में चाहे तो वर्ड रैप कर सकते हो। तो वर्ड रैप करोगे तो आप देखोगे काफ़ी बड़ा जेसन है, इसमें काफ़ी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ ताकि हम एप्लीकेशन में इसको इंपोर्ट कर सकें। तो ये वार्निंग दे रहा है कि आपको इसको वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए, पर अभी के लिए मैं ऐसे ही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इस पूरी एरे को कर रहा हूँ। तो इस एरे में नेम और alpha2 नाम से दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो हम यूज़ करेंगे। अब मैं app.js में जाता हूँ। यहाँ पे मैं पुराना जो भी इनका डिफ़ॉल्ट कोड आता है रिएक्ट का वो हटा रहा हूँ, और ऐप CSS में भी हमको ये सब नहीं चाहिए तो सब कुछ हटा लेते हैं। सेंटर अलाइन चलेगा तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे अब इंपोर्ट करते हैं ये सब चीज़ें जो हमने अभी अभी सेट की हैं। तो नेशंस फ्रॉम ./nation, तो ये नेशंस में वो सारे एरे होना चाहिए वो जिसमें आपके फ्लैग्स हैं। इस चीज़ को आप एक बार प्रूव करने के लिए यहाँ कंसोल लॉग से चेक भी कर सकते हो। तो अभी तक हमने एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं की। मैं फोल्डर में जाता हूँ और वहाँ पे मैं yarn स्टार्ट से एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेता हूँ। अब एप्लीकेशन को लोकल होस्ट 3000 पे ओपन करके देखते हैं। उससे पहले मैं एक इंपोर्ट और कर लेता हूँ। जो फ्लैग्स हमने CSS एक कॉपी की थी उसको भी मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अब हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फ्लैग आइकन इस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं। तो मैं ये एक लाइन कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे स्क्वायर फ्लैग आ जाएगा इस तरह से, तो ये पेस्ट कर देते हैं। तो अब सेव करते हैं एप्लीकेशन। तो अभी यहाँ एक एरर आ रहा है। ये एरर कह रहा है कि SVG फाइल इसको नहीं मिल रही है। SVG वो फाइल है जिससे फ्लैग की इमेज बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं हमने CSS जो सीधे कॉपी की है उसमें शायद सारा डेटा नहीं है और कहीं हमको फ्लैग्स की इमेज भी चाहिए थी। तो जो तरीका मैंने यूज़ किया है CSS सीधे कॉपी करने का वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ये SVG के आप लिंक्स भी देख सकते हो कि सारे फ्लैग्स में एक लिंक है। तो आई थिंक यहाँ पे ये सारी इमेजेस हैं, आप देख भी सकते हो फ्लैग्स के अंडर। अब इन इमेजेस को आपको यूज़ करना है तो या तो आप ये फोल्डर डाउनलोड कर लीजिए, तब उस तरीके से काम चल जाएगा। लेकिन उससे बेटर तरीका है कि इनका जो इंस्टॉल मेथड है हम वही यूज़ कर लेते हैं। तो npm इंस्टॉल या हमारे केस में जो yarn था उससे हम इनकी जो पैकेज है वो इंस्टॉल कर लेंगे। तो फ्लैग CSS की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो yarn ऐड और उसमें फ्लैग आइकन CSS जो इस लाइब्रेरी का नाम है, तो वो लाइब्रेरी एक बार इंस्टॉल हो जाती है तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्लैग आइकन CSS। अब देखते हैं कि हमारा कोड चल रहा है या नहीं। हम इसको सेव करते हैं। नोड मॉड्यूल्स में भी आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से पूरी CSS है, क्योंकि पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करने से ज़रूरी नहीं है कि वो CSS आ जाएगी।
तो आप देख सकते हो इसके अंदर भी CSS फोल्डर्स के अंदर है, तो यहाँ CSS है और उसके अंदर फ्लैग आइकन CSS है। तो मैं पूरा पाथ दे देता हूँ CSS/flagicon.css। तो ये पूरा पाथ हुआ। तो अब वो CSS इंपोर्ट हो जानी चाहिए हमारी एप्लीकेशन में। अभी भी कुछ, अब इसको रीलोड करते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग आ गया है। तो अभी स्क्वायर फ्लैग है, मैं इसका ये क्लास हटाता हूँ तो अब ये सही लेंथ में है। इसकी साइज़ को भी हम थोड़ा बढ़ाते हैं। तो फ्लैग आइकन जो क्लास बनी हुई है इसमें डिफ़ॉल्ट साइज़ थोड़ा छोटा होगा, तो उसको हम बढ़ा लेंगे विड्थ हाइट एडजस्ट करके। तो विड्थ ट्राई करते हैं, तो 200 पिक्सल मैंने किया पर अभी ये बढ़ा नहीं है। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या CSS प्रॉपर्टीज़ में लगी हुई हैं ऑलरेडी। तो यहाँ आप देखोगे तो इसमें विड्थ है, ये EM में है और एक लाइन हाइट है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके देखते हैं। तो विड्थ को मैं यहाँ पे 1.3 की जगह 2 EM करता हूँ और लेंथ को भी 2 EM करता हूँ। तो अब ये कुछ बढ़ा हुआ लग रहा है। तो वैसे ही हम यहाँ पे 2 EM करके देखते हैं और लाइन हाइट को भी 2 EM करके देखते हैं। अब ऐप CSS को मैंने नीचे रख दिया ताकि उसका हायर प्रायोरिटी हो फ्लैग आइकन में, और 5 EM करके देखते हैं। अब ये सेव नहीं हुआ, अब रीलोड करते हैं। तो अब काफ़ी अच्छी साइज़ में फ्लैग हमको दिखाई दे रहा है। SVG है तो कितना भी बड़ा साइज़ हम लें वो सही से ड्रॉ हो जाएगा। तो अब इससे हम कुछ गेम क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्लैग हमारा आ गया है। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि हमारे पास सारे नेशंस की लिस्ट है क्या, बट उससे पहले मैं क्विज का एक लेआउट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं कुछ बटन्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं 4 ऑप्शंस दूंगा, ABCD इस टाइप से कोई ऑप्शंस होंगे जिसमें कि हम हर नेशन का नाम लिखेंगे और ऊपर देखेंगे कि कौन से फ्लैग से वो मैच होता है। तो ABCD आ गए, इसकी जगह हम नेशंस के नेम बाद में पुट करेंगे। तो कंसोल लॉग में हमने नेशंस पुट किया था, ये अभी तक हमने देखा नहीं। यहाँ कंसोल में जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एरे ऑफ 249 कंट्रीज़ आ रहा है। तो ये सारी कंट्रीज़ आ गई हैं और प्रॉपर जेसन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं एक नेशंस नाम से यूज स्टेट वेरिएबल बना रहा हूँ। तो ये वो 4 ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे रैंडमली उस एरे में से, नेशंस वाली में से। तो इनिशियली ये एरे ब्लैंक है, तो यूज स्टेट हुक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके लिए मैं एक जनरेट रैंडम नेशन नाम का फंक्शन बना रहा हूँ। तो ये फंक्शन रैंडमली उस एरे में से 249 का जो एरे है उसमें से 4 कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा। तो यूज स्टेट को आप इंपोर्ट कर लें, यहाँ पे वार्निंग इसीलिए दे रहा है। तो रिएक्ट से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। नेशन, ये SVG हमको चाहिए नहीं, इसको हटा दीजिए। नेशंस और नेशन सेम नेम है, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको कंट्री कर देता हूँ, अदरवाइज हमारी फाइल से इसका नेम मैच हो जाएगा, दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे। अब जनरेट रैंडम नेशन में हमको कुछ लॉजिक सोचना है। तो इसके लिए आपको आइडिया होगा कि math.random नाम से एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ ले सकते हैं। math.random 0 से 1 कुछ वैल्यूज़ हमको देता है, बट अभी हमको 0 से 1 नहीं चाहिए, तो हम उसको लेंथ ऑफ एरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह का कुछ लॉजिक बनाते हैं, पर हमको एक लूप में बनाना पड़ेगा। तो मैं 4 का लूप बना रहा हूँ ताकि 4 बार रैंडम नंबर जनरेट हो। तो मैं लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i++, जो स्टैंडर्ड फॉर लूप है 4 बार चलाने के लिए, वो लिखता हूँ। और लेट कंट्रीज़ का एक मैं एरे लेना चाहता हूँ, तो लेट C और मे बी CT इक्वल टू ब्लैंक एरे, और इसमें हम पुश करते जाएंगे एक एक रैंडम कंट्री का इंडेक्स। कि एक एरे है तो उसका इंडेक्स पुट करने से अपने आप रैंडम कंट्रीज़ मिल सकती हैं। तो math.random से नेशंस की लेंथ मतलब 249 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इससे 0 से 249 तक मेरे को इंडेक्सेस मिल जाएंगी। और इसको फ्लोर कर लेते हैं क्योंकि वो एक फ्लोट होता है और उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कांस्टेंट r इस तरह का कुछ हो जाएगा। और CT में मैं पुश क्या करूँगा, r को पुश नहीं करना है, नेशंस r को पुश करना है, क्योंकि इंडेक्स मिलेगी उससे आप जाके वापस नेशंस एरे में से एक कंट्री निकाल लोगे। तो फाइनली आपको ये 4 बार चलेगा तो 4 अलग अलग नेशंस मिलने चाहिए। तो उसको मैं सेट कंट्री से, जो हमारा स्टेट वेरिएबल है, उसमें सेट कर दूंगा। तो हमारे जो कंट्री ऊपर सेट वेरिएबल है उसमें 4 अलग अलग रैंडम कंट्रीज़ आ जाने चाहिए। तो यूज़ इफेक्ट हुक यूज़ करता हूँ, उस पर ही मैं ये कॉल करूँगा। यानी हर बार जब भी ये कंपोनेंट बनेगा
तो एक बार ये जनरेट रैंडम नेशंस कॉल हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक लॉजिक हो गया, जिससे हम रैंडम नंबर 4 जनरेट करेंगे और 4 कंट्री पुश कर देंगे। अब हम देखें एक बार कौन सी कंट्री जनरेट हुई है, तो कहीं कंसोल लॉग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करना तो सही नहीं है, एग्जैक्टली स्टेट के बाद अपडेट शायद ना दिखे। तो यहाँ सीटी में क्योंकि पुश हम कर रहे हैं, तो पुश करने से पहले देख लेते हैं कि हम क्या है हमारे सीटी एरे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 दिख रहे हैं और चारों अलग अलग कंट्रीज हैं, और कंट्री कोड से भी आपको पता लग जाएगा कि सबके अलग अलग इंडेक्सेस इसने रैंडम चूज किए हैं। तो 4 कंट्रीज तो आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, जो कि आपका पहला काम था इस क्विज को बनाने के लिए। इस बटन्स पे ये 4 नेम सेट कर देता हूँ। तो जैसे हम हमेशा कोई भी चीज़ सेट करते हैं, एक मैप क्रिएट करेंगे, क्योंकि कंट्री वेरिएबल में वो ऑलरेडी हमारे पास होना चाहिए। तो सी यूज़ करता हूँ मैं वेरिएबल, और इसको हम 4 बार आइट्रेट करेंगे, और सी डॉट नेम, क्योंकि नेम वैल्यू थी उसमें। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बटन्स पे अपने आप नेशंस के नाम आ गए। क्लिक करने पे कुछ होगा नहीं, अभी कोई क्लिक एक्शन इस पे है नहीं, बट हमारा कुछ लेआउट अब क्रिएट हो गया है। तो अब नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे कि कौन सी कंट्री सही है, मतलब किसका फ्लैग आएगा। तो यहाँ मैं एक फ्लैग और सेट फ्लैग नाम से एक और वेरिएबल लिख लेता हूँ। तो ये केवल एक कंट्री होगी, ये एरे नहीं। इसमें से जो आपकी सही चॉइस है वो आप इसमें स्टोर करोगे। तो मे बी इसका इनिशियल आप नल या ब्लैंक ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो। फ्लैग कंट्री लिख देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा प्रॉपर रहेगा। तो जैसे कंट्री है वो पूरी एरे है, उसमें से फ्लैग कंट्री एक ऑब्जेक्ट है। तो अब वो भी रैंडमली हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हमेशा ए ही ऑप्शन हो या दूसरा ही ऑप्शन हो। तो इन 4 इंडेक्स जो आपने सेलेक्ट किए उनमें से भी आप एक रैंडम इंडेक्स सेलेक्ट करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे math.random मैंने किया और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 और उस पर फ्लोर फंक्शन लगाया। तो इससे क्या होगा, इससे 0 1 2 3 इस तरह से कोई भी एक रैंडम नंबर आपको मिलेगा, और वो आप कह रहे हो कि वो सही कंट्री का इंडेक्स है। तो ये तो केवल इंडेक्स देगा आपको, इतना जो पार्ट है, इससे कुछ नहीं हुआ। तो मैं अलग लाइन में करता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्योंकि ये तो केवल इंडेक्स हो गई। तो अब मैं सीटी जो कि हमारा 4 का एरे हमने सेलेक्ट किया था, उसमें से ये वाली इंडेक्स सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये लॉजिक आप अच्छे से समझ जाइए। जो 4 की एरे थी उसमें से एक रैंडम हमने सेलेक्ट किया। इसको भी मैं कंसोल लॉग में प्रिंट करता हूँ दोनों चीज़ों को। तो अब आपको दिखेगा कि जैसे 4 नेशंस तो ऊपर हैं, उनमें से जैसे वेनेजुएला आपने सेलेक्ट किया है सही आंसर के लिए। अभी उसका फ्लैग नहीं आ रहा है, वो हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मोनाको जो 3rd ऑप्शन है, हर बार 3rd ना आ रहा हो, या हंगरी जो 1st ऑप्शन है वो आ रहा है। तो इस तरह से परफेक्ट रैंडमनेस इसमें आ रही है। अब हम एक ऑन क्लिक फंक्शन बनाते हैं जिससे कि हम चेक कर सकें कि सही कंट्री है या नहीं है। तो इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे चेक आंसर, जो कि चेक करेगा कि जो फ्लैग कंट्री थी और आपने जो क्लिक किया है वो मैच होते हैं या नहीं। तो इसमें मैं ये सी पास कर देता हूँ, सी मतलब वो कंट्री जो आपने क्लिक की है। तो चेक आंसर में हम क्या चेक करेंगे कि जो कंट्री आपने क्लिक की है और फ्लैग कंट्री जो कि सेलेक्टेड कंट्री है, वो दोनों मैच होते हैं या नहीं। तो यहाँ सी, तो यहाँ से कंट्री सीधा पास हो रहा है। तो इफ़ कंट्री, अभी नेम ही चेक कर लेते हैं, हम मानते हैं नेम यूनिक होगा। तो कंट्री डॉट नेम इक्वल टू फ्लैग कंट्री डॉट नेम, जब ये दोनों बराबर हुए तो मतलब हमने करेक्ट चूज किया है। तो फ्लैग कंट्री वो था जो सही आंसर था, और कंट्री डॉट नेम जो आपने अभी सेलेक्ट किया है, और ऐसे ही एल्स में इनकरेक्ट आ जाएगा। अब इसको रीलोड करके देखते हैं, अभी भी फ्लैग नहीं आ रहा है। हम ऐसे ही यहाँ पे ही आंसर देख रहे हैं कंसोल में। तो इक्वेडोर पे क्लिक करते तो करेक्ट आ गया, और यहाँ नामीबिया जैसे सही है तो उस पे, उसके अलावा किसी पे करेंगे तो इनकरेक्ट आ गया। तो दोनों ऑप्शन सही चल रहे हैं। अब फाइनल चीज़ रहती है कि अब हम किसी तरह से फ्लैग सही लगाएं ताकि गेम पूरा हो सके। तो यहाँ क्लास नेम कर देते हैं जैसे रिएक्ट में करते हैं। इसको भी हमको प्रोग्रामेबल करना है, तो ये स्ट्रिंग को भी मैं स्ट्रिंग लिटरल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको स्ट्रिंग लिटरल बनाते हैं, और जो ये लास्ट में GR है ये अल्फ़ा 2 कोड है, इसको हमको वेरिएबल के हिसाब से चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे फ्लैग कंट्री डॉट अल्फ़ा 2, क्योंकि इसमें एक अल्फ़ा 2 नाम की प्रॉपर्टी है, बट अल्फ़ा 2 में अल्फ़ा-2 है जो कि माइनस की तरह माना जा सकता है, इसलिए इसको आप ऐसे सीधे नहीं लिख पाओगे। तो आप एरे फॉर्मेट में लिखो प्रॉपर्टी को, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, उसको -2 मान रहा होगा। तो आप यहाँ पे इस पे स्ट्रिंग कोड्स इस तरह से लगाओ, तब ये सही से पिक कर पाएगा।
तो अब ये सही आ रहा है, बट अभी भी ये AZ जैसे आप देख रहे हो कैपिटल में है, और अगर आप CSS चेक करोगे इसकी तो CSS में ये प्रॉपर्टी लोअर केस में थी। तो मैं यहाँ पे 2 लोअर केस भी लगा देता हूँ इस पर, जो जावास्क्रिप्ट में सीधे इसको लोअर केस में कर देगा। तो अब रीलोड करके देखते हैं। अभी यहाँ कुछ एरर आ रहा है कि लोअर केस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो लोअर केस तो फंक्शन होता है, देखें हम इसको चेक करके। तो एक्चुअली ये कैमल केस में होगा, तो यहाँ पे C भी कैपिटल होगा, तो वो ठीक हो गया। अभी भी इशू आ रहा है शायद, रीलोड करते हैं। लोअर केस ऑफ अनडिफाइंड ये बोल रहा है, यानी किसी वजह से प्रॉपर्टी अनडिफाइंड है फ्लैग कंट्री। क्यों? क्योंकि हो सकता है शुरू में, क्योंकि हम फ्लैग कंट्री को नल सेट करते हैं या एम्प्टी सेट करते हैं, तो यहाँ पे हमको कंडीशनल रेंडरिंग करनी पड़ेगी। तो मैं एक कंडीशन सेट करता हूँ कि जब फ्लैग कंट्री बन जाए उसी के बाद में आप ये फ्लैग हमें दिखाएं, उससे पहले वाला लॉजिक नहीं चलेगा। तो फ्लैग कंट्री कंडीशनल ऑपरेटर, शुरू में वो पूरा जो स्टेटमेंट था कट किया था जो हमने, और अगर फ्लैग कंट्री नहीं है तो नल दिखाएं। जैसे कंडीशनल काम करते हैं तो हम यहाँ पे कॉलन के बाद नल पुट कर देंगे। तो आई थिंक अब ये काम करना चाहिए। इसको सेव करते हैं, फॉर्मेट कर लिया मैंने थोड़ा, रीलोड। अभी भी इशू है, तो क्या इशू हो सकता है? आई थिंक एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो क्योंकि शुरू में ही सेट है वो उसको खाली नहीं मान रहा, तो डॉट नेम चेक करते हैं, नेम इनिशियली होगा नहीं। तो अब ये सही से चल रहा है। तो अब आप देख रहे हो एक फ्लैग भी नया नया आ रहा है। तो जैसे पोर्टुगल का फ्लैग है, क्लिक किया करेक्ट आ गया, रीलोड किया फिर से, तो आप देख रहे हो कुवैत का फ्लैग है, करेक्ट क्लिक किया सही आ गया। तो इस तरह से लॉजिक चल रहा है, फ्लैग भी दिख रहा है सही में। अब हमको ज़रूरत नहीं है ये सब कंसोल लॉग्स की, इनको हटा देते हैं, गेम को थोड़ा रैंडम बनाते हैं। अब मैं एक नेक्स्ट का लॉजिक बना रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें एक ही फ्लैग आ रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम रीलोड नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का कोई बटन बना सकते हैं या टाइम के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन ला सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या होगा, अभी तक आप देखो तो जनरेट रैंडम नेशंस ऐसी चीज़ है जो हर बार नया करेक्ट ऑप्शन भी सेट कर देता है और 4 ऑप्शंस भी ले आता है। तो उसी चीज़ को एक बार वापस आप चला दोगे तो चारों नाम भी बदल जाएंगे और सही ऑप्शन भी बदल जाएगा। तो आई थिंक वो इनफ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको चेक आंसर के तुरंत बाद लिख दिया है। तो अब क्लिक करते हैं करेक्ट, उसके बाद में नेक्स्ट, अपने आप आ रहा है। ये बेस्ट चीज़ नहीं है वैसे, क्योंकि इंस्टेंटली आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हो और आपको अभी तो जैसे पॉपअप में करेक्ट आ रहा है, बट कहीं पे हमको वेट करने को या एनालाइज करने को मिल ही नहीं रहा। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, बट उससे पहले स्कोर भी सेट कर लेते हैं। तो स्कोर में मैं स्कोर और सेट स्कोर यूज स्टेट फंक्शन बना रहा हूँ। इसमें मैं एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और 3 प्रॉपर्टीज रखूंगा, क्योंकि स्कोर में टोटल स्कोर है जिसमें कितने आपने गेसेस कर लिए हैं, फिर करेक्ट और फिर इनकरेक्ट। मैं इन तीनों का काउंट रखूंगा। वैसे करेक्ट रखने से भी हो जाता, क्योंकि इनकरेक्ट आप उससे निकाल सकते हो, बट अभी 3 प्रॉपर्टी मैंने रखी हैं। तो सेट स्कोर में मैं यहाँ पे पुराना जो स्कोर होगा तो उसको स्प्रेड करके देख लेंगे, और करेक्ट कितना होगा। जब भी आप सही करते हो तो स्कोर डॉट करेक्ट में प्लस प्लस कर सकते हो 1 को, तो 1 प्लस हो जाएगा उसमें, और इसी तरह से इनकरेक्ट में, और टोटल भी आपको प्लस करना होगा हर केस में, क्योंकि टोटल तो प्लस होगा ही, आपका एक क्वेश्चन तो बढ़ ही गया, तो टोटल प्लस प्लस। अब ये पूरा जो चीज़ें इसको कॉपी करते हैं। इनकरेक्ट के केस में फ़र्क क्या होगा कि स्कोर में बस इनकरेक्ट का प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ इनकरेक्ट प्लस प्लस कर दिया, टोटल तो वैसे ही प्लस प्लस होगा। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो डिव में यहाँ ऊपर मैं ये हाईलाइट करूँगा कि कितने टोटल थे, कितने इनकरेक्ट, कितने करेक्ट, वो तीनों मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्कोर डॉट टोटल, और इसी तरह से 2 और हेडिंग्स हम बना लेंगे करेक्ट और इनकरेक्ट की। तो इन तीनों के बाद अभी ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो एक बार हम H4 से ट्राई कर लेते हैं। अभी भी ये काफ़ी स्पेस दिख रहा है, तो मैं इनको तीनों को एक ही लाइन में पुट कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर दिखेगा। अब ये थोड़ा ठीक दिख रहा है, स्पेसिंग करेक्ट कर देते हैं। तो अब ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या हमारी स्कोरिंग नंबरिंग सही चल रही है। इस पर क्लिक किया तो अभी भी कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, तो कुछ गड़बड़ है। ऊपर जाके देखते हैं कि जहाँ हमारा प्लस था वो चीज़ नहीं, तो प्लस प्लस ऑपरेटर एक्चुअली बाद में काम करता है, तो +1 कर देते हैं, सही से वो काम करेगा। रन किया, अब कुछ क्लिक करके देखते हैं तो करेक्ट में 1 आ गया
और कुछ बेल्जियम, करेक्ट में 2 आ गया, और कुछ सेलेक्ट करते हैं, करेक्ट में 3 आ गया। तीनों करेक्ट हैं अभी तक इनकरेक्ट नहीं आया। अब करेक्ट 1 हो गया, तो कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि करेक्ट 1 कैसे हो सकता है, और इनकरेक्ट होना चाहिए था इसको, तो कुछ गड़बड़ हमने कर रखी है इनकरेक्ट में। तो एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे तो सेट स्कोर इनकरेक्ट में मैंने यहाँ करेक्ट ही लिख रखा था, तो यहाँ भी इनकरेक्ट आप लिखो तो ये सही होगा। अब रीलोड करते हैं, करेक्ट सही, स्पेन में करेक्ट, फिर इनकरेक्ट। तो अब सही, ये दोनों के काउंट सही चल रहे हैं। अब ये चीज़ थोड़ी प्रॉपर काम कर रही है, बट हो सकता है आपको करेक्ट आंसर भी जानना हो, अगर स्पेशली जब आपने इनकरेक्ट प्रेस किया हो, तो क्या करेक्ट आंसर था वो भी हमको जानना चाहिए, स्पेशली जब आप ऑप्शन चूज़ कर चुके हो। उसके लिए भी हम थोड़ा सा अब लॉजिक लिखते हैं। तो मैं एक सेट टाइम आउट बना रहा हूँ। इस टाइम आउट से क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा और तब तक आप उस आंसर को भी देख सकते हो जो इसका आंसर था। तो 5 सेकेंड ले लेते हैं, कुछ भी आप मैन्युअली ले सकते हो। तो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा और तब तक मैं चाहता हूँ कि ये दिखे कि कौन सा आंसर सही था। तो यहाँ एक नया डिव बनाता हूँ मैं, इसमें H2 लिखता हूँ और यहाँ पे हम लिख देंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या था। तो करेक्ट ऑप्शन वाज, या करेक्ट ऑप्शन, इसमें फ्लैग कंट्री क्योंकि सही ऑप्शन है हमको पता है, तो उसका नेम देना इनफ होगा। तो ये चीज़ काम करनी चाहिए। तो अब जैसे सही आ रहा है कि कौन सी कंट्री, बट ये हमेशा दिख रहा है, हमेशा नहीं दिखाना है, केवल जब आप सेलेक्ट कर चुके हो उसके बाद में वो आना चाहिए। तो ऐसा कुछ एक फ्लैग या एक स्टेट हमको बनानी पड़ेगी जो हमको बताए कि आप आंसर दे चुके हो। तो ऐसा अभी तो कुछ है नहीं, तो मैं क्रिएट करता हूँ एक और सेट फंक्शन जिसमें शो आंसर। तो शो आंसर और सेट शो आंसर, इस तरह से एक यूज स्टेट हो जाएगा। इनिशियली इसको हम फॉल्स रखेंगे ताकि शुरू में आपको आंसर ना दिखाई दे। तो कंडीशनल रेंडरिंग हो गई इस हिसाब से। तो शो आंसर को आप कंडीशनल में लिख सकते हो और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो करेक्ट ऑप्शन और नल इस तरह से आ जाएगा। तो शो आंसर ट्रू हुआ तभी। तो शो आंसर को सेट करते हैं सही जगह पे। जैसे ही आपने कोई भी आंसर दिया, जैसे चेक आंसर है, तो उसके तुरंत बाद आपका शो आंसर ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही टाइम आउट होता है, टाइम आउट के अंदर लिखना, तो आई थिंक 5 सेकंड बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो उस टाइम पे फॉल्स आप इसको कर दोगे। तो अब जर्मनी, तो आप देख रहे हो थोड़ी देर तक वेट करते हैं और अब नेक्स्ट आ गया। इस तरह से यहाँ नॉर्वे, तो करेक्ट ऑप्शन नॉर्वे था, नॉर्वे अगेन, और थोड़ा वेट किया फिर चला गया। अभी इसमें बस ये प्रॉब्लम है कि आपको वैसे स्कोर से तो पता लग जाएगा कि आपने कौन सा आंसर क्लिक किया था, सही है या गलत, लेकिन इंट्यूटिवली नहीं पता लग रहा कि मैंने सही किया था या ये वाला गलत किया था। यानी करेक्ट आंसर लिखा था तो ये नहीं पता लगता मेरा करेक्ट था या नहीं। तो उसके लिए हम थोड़ी सी CSS यूज़ करेंगे और आपको दिखा देंगे कि किस तरह से ये करेक्ट ऑप्शन आपके सिलेक्टेड से मैच हुआ या नहीं। तो मैं यहाँ क्लास नेम प्रॉपर्टी लिखता हूँ और यहाँ पे हम कुछ ऐसी क्लास लगाएंगे कुछ कंडीशनली कि एक में वो ग्रीन दिखे, एक में रेड। जब आपने गलत आंसर दिया है तो रेड में दिखे। तो यहाँ पे मैं 2 क्लासेस बना लेता हूँ। एक है करेक्ट क्लास और इसमें मैं कलर ग्रीन दूंगा फॉर द करेक्ट, और उसके अलावा इनकरेक्ट में मैं रेड कलर दे दूंगा। तो इस तरह से करेक्ट या इनकरेक्ट को हम स्विच करेंगे सही या गलत आंसर के हिसाब से। अब यहाँ पे एक लॉजिक क्रिएट करना है कि किस तरह से पता लगे कि सही है आंसर या नहीं। तो फ्लैग कंट्री डॉट नेम तो सही ऑप्शन है, उसको किससे मैच करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आपके पास ये तो कहीं पे भी स्टोर्ड नहीं है कि आपने कौन सा सेलेक्ट किया था आंसर। वो आपने चेक आंसर के अंदर तो पास किया हुआ है क्योंकि वहाँ पे तो आपका मैप का लूप है, तो उसके अंदर से आपने कंट्री डॉट नेम को इक्वल कर लिया, लेकिन ये कंट्री डॉट नेम कोई ग्लोबल वेरिएबल तो है नहीं। तो यहाँ पे आके हमको एक्चुअली जो आपने सेलेक्ट ऑप्शन किया था उसको भी एक स्टेट की तरह बनाना पड़ेगा। और ये आपको और भी जगह, कई जगह हेल्पफुल हो सकता है अगर आप गेम को और कॉम्प्लेक्स बनाते हो कि आपने क्या सेलेक्ट किया था। तो मैं सेलेक्टेड नाम से एक यूज स्टेट बनाता हूँ और सेट सेलेक्टेड, उसके आगे फंक्शन होगा जो उसको सेट करेगा। और यूज स्टेट में हम इनिशियली इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं देते, ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे देते हैं। अब सेलेक्टेड को आप उस लूप के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे जो आपका चेक आंसर है, इसमें जो ये कंट्री पास की हुई है इसी को आप सेट सेलेक्टेड में पास कर सकते हो। तो ईजीएस्ट तरीका है उसको सेट करने का। तो हमेशा आपका सेलेक्टेड यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो अब सेलेक्टेड में आपकी नेम आ जाएगी। तो कंट्री डॉट नेम यहाँ पुट कर देते हैं और करेक्ट
इतना ही लिखना काफ़ी है। तो यहाँ अगर ये इक्वल होते हैं दोनों तो हम करेक्ट क्लास दिखाएंगे और यहाँ पे अदरवाइज हम इनकरेक्ट क्लास दिखाएंगे। तो अब चेक करते हैं, कुछ रीलोड एरर कुछ आ रहा है। यहाँ पे तो सब सही दिख रहा है, फॉर्मेट मैंने कर लिया इसको। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कुछ बन गया है, इसको मैं हटा देता हूँ। रीलोड किया, अब सही आ रहा है। इसमें करेक्ट इनकरेक्ट होगा ये, शायद इसलिए आ रहा है, बट ये करेक्ट था तब भी ये रेड आ रहा है, तो कहीं कुछ अभी भी गड़बड़ है। हर केस में ये रेड ही दिखाई दे रहा है, चाहे मैं इनकरेक्ट पे क्लिक करूं या करेक्ट पे। तो CSS में देखते हैं, यहाँ पे हमने गड़बड़ की है, कंट्री डॉट नेम हमने लिख दिया इक्वल में। अब कंट्री डॉट नेम तो है ही नहीं, सेलेक्टेड डॉट नेम है, तो अगेन ये एक सिली मिस्टेक। अब इसके बाद में आप देखो ये करेक्ट आ रहा है, तो ये ग्रीन दिख रहा है, यानी आपका मैच हो गया आंसर। और यहाँ पे आपका मैच नहीं हुआ तो ये रेड में दिख रहा है, और यहाँ पे इनकरेक्ट। तो इस तरह से सारा लॉजिक चल रहा है, इंट्यूटिवली स्कोरिंग भी हो रही है। आप चाहें तो इस पूरे गेम में और भी फंक्शनलिटीज़ जोड़ सकते हैं, 2 प्लेयर कर सकते हैं, फायरबेस के साथ इसको इंटरनेट पे भी ऑनलाइन आप बना सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं आपका स्कोर। बहुत पॉसिबिलिटी है, बट बेसिक क्विज लॉजिक ये है, इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए